हेलो बच्चों। तो आ गए हम फिर से एक नई वीडियो को लेकर। और आज से बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सोशल स्टडी एनसीईआरटी। देखिए बाबू, हमारे चैनल पर जैसे मैं अर्थव्यवस्था का हम नोट्स बनाए हैं ना, वैसे ही साइंस का भी नोट्स मिलेगा। साइंस और फिजिक्स का मिलेगा, आपको केमिस्ट्री का मिलेगा और बायोलॉजी का भी मिलेगा और मैथ का मिलेगा। तो बाबू क्या करिए, अगर आपको यहाँ पे साइंस और मैथ पढ़ना है, साइंस मैथ और सोशल स्टडी 3 सब्जेक्ट पढ़ाई होगा। और 2 से 3 दिन में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का भी पढ़ाई करेंगे। और देखिए बाबू, जैसे में हम इसको क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था की पहला चैप्टर हम पढ़ा देंगे ना, उसके बाद से हम क्या करेंगे आपको, उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन आंसर है ना, उसको हम सॉल्व कराएंगे इस चैप्टर का। इसी में नोट्स बनाया है, उसको क्या करेंगे, आपको नोट्स देंगे, उसको क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका मॉक टेस्ट कराएंगे। यानी कम से कम अभी इस चैप्टर का हमने क्या किया है, 200 ऑब्जेक्टिव बनाया है। इस चैप्टर का हमने 200 ऑब्जेक्टिव बनाया है। और जैसे ही क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही इस चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद से मैं वीडियो लाऊंगा और वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा। वहां पे से बाबू आप लोग देख लीजिएगा। इस चैप्टर का हमने 200 ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव तैयार किया है। तो बाबू क्या करिएगा, जैसे ही आपको नोट्स नोट्स की तरह पढ़ना है तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके दोस्त हो, कमजोर छात्र हो या इधर उधर भटक रहे हो, नोट्स नहीं मिला है, तो उनको बस ये वीडियो शेयर कर लीजिए। देखिए बाबू, क्लास 10 के सोशल स्टडी को कितने भाग में बांट दिया है, 4 भाग में बांट दिया है। जो आपका बाबू क्लास 10 का सोशल स्टडी बुक है, वो क्या है, जो सोशल स्टडी आपका सिलेबस है, उसको 4 भागों में बांट दिया गया। पहले आपका क्या है बाबू, इकोनॉमिक्स है। पहला क्या है, इकोनॉमिक्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था। और देखिए बाबू, दूसरा क्या है आपका, जियोग्राफी। दूसरा क्या है, जियोग्राफी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। और बाबू तीसरा है आपका हिस्ट्री, उसको क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। और चौथा क्या है, पॉलिटी, यानी राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं। अब देखिए बाबू, ये जो सोशल स्टडी आपका जो सब्जेक्ट है क्लास 10th में, तो उसमें कितने बुक है, 4 बुक है। 4 बुक में इसको क्या कर दिया है, बांट दिया है। और इस पूरे बुक से, इस चारों बुक से क्वेश्चन आते हैं। जो आपका एग्जाम है 2025 में, जो आप जितने भी बच्चे देने वाले हैं मैट्रिक क्लास 10th का एग्जाम, तो सोशल स्टडी के सब्जेक्ट में आपको चारों बुक से क्या करेगा, क्वेश्चन आपका आने वाला है। और चारों बुक से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन आता है बाबू, 100 नंबर का होता है। तो बाबू आज से हम लोग सोशल स्टडी स्टार्ट करेंगे। और सोशल स्टडी में हम लोग कौन सा बुक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स आज से हम लोग बाबू मेरे स्टार्ट करेंगे। तो जिन भी बच्चों का 2025 में एग्जाम है, जिन भी बच्चों का क्लास 10 का 2025 में एग्जाम है, तो क्या करिए बाबू, आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही फायदेमंद है। और इसमें देखिए बाबू, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, आज पहला चैप्टर देखेंगे। क्लास के कोई भी फ्रेंड हो या दोस्त हो, उसके पास क्या कर दीजिए बाबू, ये वीडियो शेयर कर दिए ताकि वो अभी पढ़ सके। देखिए बाबू, तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सोशल स्टडी का अर्थव्यवस्था और चैप्टर 1। देखिए बाबू, अर्थव्यवस्था चैप्टर 1 का नाम क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी कि बाबू हम लोग सोशल स्टडी के अर्थव्यवस्था में उसका पहला चैप्टर आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पहला चैप्टर का बाबू मेरे क्या नाम है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था क्या है एवं इसके विकास का इतिहास क्या है। इतिहास का मतलब क्या होता है बाबू, यानी पुरानी कहानी, यानी इसके विकास की पुरानी कहानी क्या है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चैप्टर 1 में कौन कौन से बाबू मेरे टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए बाबू, हमने क्या किया है, अपना एक नोट्स बनाया है। अगर बाबू जो भी लड़का अगर इस नोट्स को हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स को पढ़ लेता है, तो 100 सोशल स्टडी में उसको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता बाबू मेरे। 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस बाबू मैं जो भी इस नोट्स में पढ़ाऊंगा उसको क्या करना है, आपको बाबू मेरे याद करते चलना है। और साथ ही साथ मैं बाबू क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले हम लोग जो है, ये चैप्टर 1 है, इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कर लिया, टॉपिक को यहाँ पे देखिए कंटेंट के रूप में लिख दिया है। देखिए बाबू, पहला टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था का परिचय। यानी हम लोग पहले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के परिचय का टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद से देखिए, और दूसरे टॉपिक क्या होगा मेरा, अर्थव्यवस्था की संरचना होगा। यानी अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब अर्थव्यवस्था किन किन चीजों से बनी है। और तीसरा टॉपिक जो होगा इस चैप्टर में हम लोग का बाबू, अर्थव्यवस्था के प्रकार। यानी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की बाबू मेरे होती है। और चौथा टॉपिक होगा बाबू, अर्थव्यवस्था का विकास। यानी कि बाबू अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है और इसे और भी कैसे आगे विकास इसका किया जाए। और बाबू मेरे पांचवा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे समावेशी विकास। यानी बाबू मेरे समावेशी विकास क्या होता है। और बाबू मेरे देखिए छवा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास। यानी बाबू सतत विकास क्या होता है। और सातवां टॉपिक है भारत में योजना आयोग। सातवां टॉपिक क्या है, भारत में योजना आयोग। यानी कि भारत में योजना आयोग का क्या कार्य है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था,
योजना आयोग कौन कौन सा कार्य करता है। उसके बाबू मेरे 7 नंबर हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। और 8 नंबर बाबू पढ़ेंगे मौद्रिक विकास का परिचय। 8 नंबर बाबू मेरे पढ़ेंगे हम लोग 9 नंबर सॉरी 9 नंबर हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक विकास का परिचय, यानी जो मौद्रिक मतलब क्या होता है, मुद्रा। मुद्रा का विकास कैसे हुआ उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और बाबू 10 नंबर है बिहार के पिछड़ेपन का कारण। बाबू हम लोग क्यों, क्योंकि हम लोग बिहार में है तो हमको लोग जानना अति आवश्यक है कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है। और बाबू 11 नंबर हम लोग पढ़ेंगे बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, यानी कि बिहार जो हम लोग का राज्य है वो जो पिछड़ापन है, पिछड़ा है, उसको कैसे हम लोग दूर करेंगे उसी के उपाय के बारे में बाबू मेरे पढ़ेंगे। उसके बाद से अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गरीबी रेखा, यानी गरीबी रेखा क्या होती है और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद लास्ट वाला बाबू सेकेंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे नरेगा, यानी बाबू मेरे नरेगा क्या है। उसके बाद से बाबू जब लोग ये जो चैप्टर 1 है ना इसमें इतना हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। और उसके बाद से बाबू जब हम लोग इतना टॉपिक पढ़ लेंगे तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे बाबू, जो एनसीईआरटी किताब का संपूर्ण प्रश्नावली हल, यानी बाबू देखिए ये क्या है, ये चैप्टर 1 है ना, तो ये इसका क्या है, इसका मतलब टॉपिक हम लोग चैप्टर 1 में ये टॉपिक पढ़ना है। और उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग एनसीईआरटी का जो आपका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको क्या करेंगे बाबू मेरे जांचेंगे। तो बाबू इसका क्या करिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बाबू देखिए ये जो हमने नोट्स बनाया है वो क्या क्या पूरे एनसीईआरटी पे बनाया है। और ये जो लड़का पढ़ लेगा वो 100 में 100 ला सकता है, वो 100 में 100 सोशल स्टडी में ला सकता है। तो बाबू पहले क्या करिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये क्या है चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 में हम लोग ये टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए बाबू हम लोग क्या करते हैं पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है बाबू, अर्थव्यवस्था का परिचय। तो आइए बाबू हम लोग जानेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था का परिचय क्या होता है। देखिए बाबू अर्थव्यवस्था का परिचय, देखिए अर्थव्यवस्था का परिचय। अर्थव्यवस्था उस तंत्र को कहते हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है, यानी कि बाबू अर्थव्यवस्था उस तंत्र को कहते हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। यानी बाबू अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो बाबू आप लोग बोलिएगा अर्थव्यवस्था उस तंत्र को कहते हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बीमा, परिवहन, उद्योग तथा संचार आदि। बाबू देखिए बाबू सबसे पहले आप लोग को पढ़ने बैठिएगा तो क्या करिए आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए और हम जो जो पढ़ाएंगे उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और नहीं तो साथ ही में आप लोग क्या करिएगा बाबू कॉपी कलम लेकर उसको साथ ही में नोट करते, जैसा हमने टॉपिक का नाम क्या है अर्थव्यवस्था का परिचय, यहाँ पे लिख लीजिएगा टॉपिक का नाम अर्थव्यवस्था का परिचय। उसके बाद से लिखिएगा अर्थव्यवस्था का परिचय यानी अर्थव्यवस्था क्या है। उसके बाद से जो जो हमने ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना इसको सबको क्या करिएगा बाबू पॉइंट बनाकर लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। देखिए बाबू अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं एक बार और हम समझा दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था उस तंत्र को कहते हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। बाबू आर्थिक क्रिया का मतलब क्या हुआ, जिससे हमको क्या होता है, जिस जो कार्य करने से हमें आय प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या करते हैं आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था उस तंत्र को कहते हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बीमा, परिवहन, उद्योग तथा संचार आदि। ये सब क्या है बाबू आर्थिक क्रियाएं हैं। अब देखिए बाबू अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था के दो लाभ है। अर्थव्यवस्था के बाबू कितना लाभ है, दो लाभ है। एक तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, एक तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और दूसरी ओर लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। यानी कि बाबू अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था कितने लाभ है तो आप क्या कहिएगा दो लाभ है। तो कौन कौन, एक तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी कि बाबू मान लीजिए हमारे पास अगर किसी भी स्रोत से पैसा आ रहा है तो मेरा जो भी हमको जरूरी सामान पड़ेगा उसको हमको क्या होगा आवश्यकता की पूर्ति होगा कि नहीं। और दूसरी ओर लोगों को रोजगार प्राप्त होती है, और दूसरी ओर क्या होती है लोगों को रोजगार प्राप्त होती है। अगर जब बाबू आपसे कोई पूछे या ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि अर्थव्यवस्था से कितने लाभ होती है तो आप क्या कहिएगा दो लाभ होती है। एक तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और दूसरा लोगों की रोजगार प्राप्त होता है। अब देखिए बाबू अगला पॉइंट देखिए 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। 200 वर्षों तक बाबू क्या था, भारत जो अपना देश है वो अंग्रेजी शासन का गुलाम था। यानी अंग्रेजी शासन मतलब क्या है, यानी अंग्रेजों का गुलाम था। इसको बाबू आप लोग VVI कर लीजिएगा, पॉइंट बनाकर इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू अगला पॉइंट है 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से आजादी हुई। यानी कि बाबू आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ था। देखिए बाबू ये भी क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप लोग को एग्जाम में आ सकता है।
अब देखिए अगला पॉइंट बाबू हम लोग देखेंगे, अंग्रेजी शासक के पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सॉरी बाबू, यहाँ पे स लिखा गया है, सोने की चिड़िया। अंग्रेजी शासक के पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देखिए बाबू, अगर आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजी शासन से पहले भारत को क्या कहा जाता था, आप क्या कहिएगा? सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब देखिए बाबू नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने एक उपनिवेश बनाकर रखा था। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। अब देखिए बाबू यहाँ पे क्या है, यहाँ एक उपनिवेश शब्द जो आया है वो क्या है? नया। हमारे लिए क्या है बाबू मेरे? नया। तो देखिए हम लोग उपनिवेश का मतलब पहले समझते हैं। उपनिवेश का मतलब यह हुआ, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसे समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासन देश का उपनिवेश कहा जाता है। मतलब कि बाबू जैसे मान लीजिए हम हैं और कोई एक लड़का है, तो क्या किया हमने, उसको अपना नौकर बना लिया और जो भी मतलब वो मेरे मर्जी से ही वो करेगा, तो क्या बोलेंगे वो, माने हमने उसका क्या बने, हमने उसको उपनिवेश बना कर रखा। मतलब क्या है, जो भारत क्या था पहले अंग्रेजी शासन का गुलाम था ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, भारत तो अंग्रेज ने क्या किया, भारत को क्या किया, उपनिवेश बनाकर रखा है। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, यानी मान लीजिए जैसे बाबू, मान लीजिए हम कोचिंग चलाते हैं, तो हम कोचिंग को क्या बना कर रखते हैं, उपनिवेश। यानी कि मेरे ही अनुसार क्या होगा, कोचिंग में कोई भी मेरा ही अनुसार क्या होगा, कोचिंग में काम होगा, उसको क्या बोलते हैं बाबू, उपनिवेश। अब देखिए बाबू ये जितना भी हम लोग, देखिए मैंने बाबू क्या किया है, एनसीईआरटी में जितने भी मेन मेन पॉइंट है ना, उसको मैंने छांट कर अपने नोट्स में बना लिया है। आप लोग को बाबू समझने में कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बाबू ये सब क्या, ये सब मेन मेन पॉइंट है। देखिए और ये सब अगर आप लोग नोट्स बना लेते हैं और इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बाबू, कोई ऐसा इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर में जो आपसे बाबू नहीं बने। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 100 में से 100 आपका नंबर एकदम 100% आ जाएगा। बाबू आज से क्या होगा, आज से अर्थव्यवस्था हम लोग हमेशा पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और उस कंटिन्यू के बाद हम लोग जियोग्राफी का भी कल वीडियो लाएंगे, उसके बाद से हिस्ट्री का भी लाएंगे, उसके बाद से पॉलिटी का भी लाएंगे। और बाबू ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे चैनल पर मैथ भी पढ़ाई होता है क्लास 10 का, और साइंस भी पढ़ाई होता है, यानी कि सोशल एसएसटी यानी सोशल साइंस, मैथ और क्या होता है बाबू, साइंस, हमारे तीनों हमारे चैनल पे पढ़ाई होता है। देखिए बाबू कोई भी आपका दोस्त हो जो क्लास 10th में हो, उसका 2025 में एग्जाम हो, तो उसके पास क्या कर दीजिए बाबू, वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़े और वो भी अच्छा से अच्छा नंबर लाए। देखिए बाबू अब देखिए अगला पॉइंट है, उन्होंने फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर, सॉरी यहाँ पे क्या है, मना नहीं, बनाकर बनाकर रखा। यानी कि देखिए किन्होंने, तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। यानी कि क्या क्या, फूट डालो और शासन करो का मतलब बाबू क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, जैसे में आप कहीं देखें दो भाइयों के बीच झगड़ा होता है, तो पड़ोसी क्या करता है, उसमें क्या करता है, उससे चुंगलई करेगा, उससे चुंगलई, उसके बाद इससे कहेगा। तो वही क्या करते हैं अंग्रेजों ने, यही आपस में क्या करे, आपस में हम भारतीयों को आपस में लड़ा रहे थे, आपस में भारतीय लड़ रहे थे और वो देख रहे थे, मजे कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूट डालो और शासन करो। तो बाबू ये भी अगर जो पॉइंट बना लीजिएगा, VBI, ये सब जितना भी हम पॉइंट बनाए क्या है, सब VBI है। और जो आपके एग्जाम में वो आ जाए कि अंग्रेज कि अगर एग्जाम में बाबू अगर आ जाए कि फूट डालो और शासन करो का नीति किसने अपनाया था, तो क्या कहिएगा, अंग्रेजों ने। क्या कहिएगा बाबू मेरे, अंग्रेजों ने। अब देखिए बाबू अगर ये इसका नहीं होगा तो आप क्या करिएगा, मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब देखिए बाबू उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब क्या होता है, हमने अभी आपको समझाया, एक बार उसको डिफिनीशन भी लिख लीजिएगा। अगर एग्जाम में आ जाए कि उपनिवेश क्या है, तो उसको बढ़िया से आप लोग क्या करिएगा बाबू मेरे, डिफाइन कर दीजिएगा। अब देखिए बाबू उपनिवेश, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसे समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासन देश का उपनिवेश कहा जाता है। मतलब कि मान लीजिए बाबू हमने अभी आपको समझाया, जैसे मान लीजिए आपका घर है, मान लीजिए बाबू क्या है, नहीं मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई क्या है बाबू स्कूल है, और हमने उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद मैंने क्या बोला, स्कूल क्या है, किसी और का है, और वहां पे रूल किसका चलेगा, मेरा चलेगा। तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमने उस स्कूल को क्या बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। यानी क्या हुआ, सामान किसी और का होगा, अधिकार मेरा चलेगा, उस पर अधिकार किसका चलेगा,
मेला चलेगा, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, उपनिवेश बोलते हैं। अब देखिए बाबू, एक टॉपिक क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का परिचय हम लोग जान गए, एक टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब देखिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, यानी सेकंड टॉपिक, उसका क्या नाम है, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। इसका बाबू क्या करेगा, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और खूब बढ़िया तरीका से इसको क्या करेगा, नोट्स बना लीजिएगा। और बाबू देखिए, ये जब हम लोग चैप्टर का थ्योरी, ये क्या है, टॉपिक है, जब हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इस जो एनसीईआरटी का आप लोग का बाबू जो है ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इसको क्या करेंगे हम लोग बढ़िया से डिफाइन करेंगे। उसका भी हमने नोट्स बनाया है, वो भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और उसका बढ़िया से क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए बाबू, अब सेकेंड टॉपिक क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी का संरचना क्या था, यानी आकृति, यानी वो किससे किससे मिलके बना है। देखिए बाबू, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को तीन भागों में बांटा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। बाबू आपसे कोई पूछिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या कहिएगा, बाबू मेरे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं बाबू वो कौन कौन से भाग है। देखिए, पहला क्या है, पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की, और भारतीय अर्थव्यवस्था की पहला भाग क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा क्या है, द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा क्या है, तृतीय क्षेत्र। यानी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांट दिया गया। बाबू कितने भागों में बांटा गया है, या उसको हम लोग बोल सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांट दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में बांट दिया गया बाबू मेरे, तीन क्षेत्रों में बांट दिया गया। पहला क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र क्या है बाबू मेरे, द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र क्या है बाबू, तृतीय क्षेत्र। यानी आपसे बाबू बार बार हम बोल रहे हैं आपसे, देखिए बाबू अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या करिएगा, हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए बाबू, इसका आप लोग, हमने पहला टॉपिक पढ़ा दिया, इसको क्या कर लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम लोग सेकंड टॉपिक का भी क्या कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या कॉपी कलम लेकर इसको क्या करिएगा, हम पढ़ाएंगे और नोट आप लोग समझ कर करते रहिए। देखिए बाबू, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला क्या है, पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या है, द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा क्या है, तृतीय क्षेत्र। अब देखिए बाबू, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है, पशुपालन आता है, वन आता है, मछली आता है, मछली पालन आता है। यानी बाबू, प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, कृषि आता है, पशुपालन आता है, वन आता है, मछली पालन आता है, आदि और भी चीज आते हैं। अब देखिए बाबू, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, औद्योगिक क्षेत्र आता है। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, कुटीर, लघु, मध्यम एवं बड़े। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया बाबू, फैक्ट्री। क्या हो गया बाबू मेरे, फैक्ट्री आप लोग देखें, उसे क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद से बाबू, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, निर्माण, यानी कोई भी पदार्थ बनना हो उसको उसको क्या बोलते हैं, यानी पदार्थ बनना है क्या बोलते हैं, निर्माण बोलते हैं। तो निर्माण भी क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। गैस और बिजली, गैस और बिजली बाबू ये भी क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ये क्या है बाबू, सब ये जितना भी हमने नोट्स में दिया है वो क्या है, सब VVI है। ये क्या है बाबू मेरे, VVI। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% इसी में से आएगा। देखिए बाबू, अब तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं बैंक आते हैं, परिवहन आते हैं, संचार आते हैं, व्यापार आते हैं। कौन कौन से बाबू आते हैं मेरे तृतीय क्षेत्र में, बैंक आते हैं, परिवहन आते हैं, संचार आते हैं, व्यापार आते हैं, आदि। अब देखिए बाबू, हम लोग क्या करें, इसका तो हम लोग जान गए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और हम ये भी जान गए कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, द्वितीय में कौन आते हैं, और तृतीय में कौन आते हैं। अब चलिए बाबू, इसको क्या करेंगे, हम लोग डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, डिटेल्स में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, आखिर प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र आखिर क्या होता है। देखिए बाबू, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है बाबू मेरे, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कृषि कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ये बाबू याद रखिएगा। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर बाबू कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना आदि व्यवसाय आते हैं। अब आइए हम लोग द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है बाबू, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस एवं बिजली आदि उत्पादन आते हैं।
द्वितीय क्षेत्र में बाबू क्या क्या आते हैं? खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं आदि आते हैं। अब देखिए तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, बैंक एवं बीमा बीमा बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित है। यानी बाबू आपसे कोई पूछे कि तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, आप कहिएगा तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रिया सम्मिलित है। यह क्रिया प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। यह क्रिया प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। यह क्षेत्र बाबू यहाँ पे क्रिया का जवाब क्या है? यह क्षेत्र, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्रिया के जवाब क्या लिखेगा? यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए बाबू, जो तृतीय क्षेत्र होती है ना, जो तृतीय क्षेत्र वो प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र को क्या करती है? सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बाबू ये क्या है? ये सब भी है, ये सब क्या भी है? इसको आप लोग आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, या भारतीय अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा गया है? आप कहिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। उसके बाद से बाबू क्या करिए, सबको डिफाइन कर दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो बाबू इसका आप लोग स्क्रीनशॉट इसका बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद से क्या करिए, या आप लोग कॉपी कलम में, या आप लोग नोट्स बना रहे हैं कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, तो क्या करिए इसको बाबू आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। आज बाबू, आज विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की। पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है। यानी कि बाबू पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादनों के संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है। यानी कि बाबू, जिस जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे बाबू अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। यानी बाबू देखिए, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब कि जैसे आप लोग देखे ना बाबू, ये हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, तो बताइए मैं हम लोग का प्राइवेट है कि सरकारी है? सरकारी है ना। और बताइए बाबू, हमारे देश में सरकारी भी कॉलेज है और प्राइवेट भी कॉलेज है, दोनों है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगी? यानी प्राइवेट, यानी वहाँ पे जो उस देश में जो भी होगी वो क्या होगी? प्राइवेट होगी। एक भी वहाँ पे कोई संस्था नहीं होगी जो सरकारी होगी, उसी को हम लोग क्या करते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि बाबू देखिए, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी देश है, इसमें क्या है, यानी कोई भी संस्थान नहीं है जो सरकारी है, सब क्या है? सबका सब क्या है? प्राइवेट है। सबका सब क्या है बाबू? प्राइवेट है। उसी को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो जो क्या होता है, जो उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व क्या होता है? निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी सीधा सा मतलब है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? कोई भी सरकारी संस्था नहीं होगा, कोई भी उसमें जो भी होगा, फैक्ट्री होगा, स्कूल होगा, कोई भी संस्था हो, क्या होगा? सबका सब उस देश में प्राइवेट होगा। जो देखिए, जिस देश में, जी बाबू, जिस देश में कोई भी संस्था, कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट्री होगा जो प्राइवेट हो, तो उस देश में हम लोग क्या बोले कि उस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। उस देश में क्या है बाबू मेरे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो अगर आप बाबू आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में, तो क्या बताइएगा? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। देखिए बाबू, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए कहता है। देखिए बाबू, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई देश है, उस देश में एक भी प्राइवेट संस्था नहीं है। मतलब कि मान लीजिए ना वहाँ पे कॉलेज प्राइवेट है, ना हॉस्पिटल नहीं, ना वहाँ पे कॉलेज प्राइवेट है, ना हॉस्पिटल है, ना संस्था है, यानी या ना फैक्ट्री, यानी कोई भी वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बाबू कोई भी उस देश में कोई भी संस्था हो, क्या हो? प्राइवेट नहीं हो, खाली क्या हो? सरकारी हो।
तो हम लोग उस देश को क्या बोलेंगे, उस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। उस देश में बाबू क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जैसे में क्या हुआ, चीन हो गया, क्यूबा आ गया, आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यानी बाबू अगर आपसे कोई पूछ दे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में, तो बाबू मेरे क्या कहिएगा, चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अब देखिए बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति एवं देश के सरकार के पास होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। यानी देखिए बाबू, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए बाबू हमारा देश है तो एक बात बताइए बाबू, यहाँ पे हमारे देश में जितने भी कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, या संस्था हो गई, या फैक्ट्री हो गया, क्या वो पूरा सरकारी है, या वो खाली प्राइवेट है, नहीं ना है। क्या है, भारत में हमारे कुछ कितने भी है, माने बहुत सारे सरकारी भी संस्था है और बहुत सारे प्राइवेट भी संस्था है। तो हम लोग उस क्या बोलेंगे, जिस देश में कोई भी संस्था हो, सरकारी भी हो और प्राइवेट हो, तो उस देश में क्या बोलेंगे हम, कि उस देश में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उस देश में बाबू क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बाबू अगर जो पूछे कि मिश्रित अवस्था किस देश में है, तो क्या कहिएगा, भारत में और पाकिस्तान में भी। यहाँ पे बाबू लिख लीजिएगा पाकिस्तान। हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है, भारत और पाकिस्तान। अब देखिए बाबू, इस अर्थव्यवस्था के प्रकार का टॉपिक हमने खत्म कर लिया। देखिए बाबू, क्वेश्चन आएगा तो सब इसी में से आएगा। क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, पूछ देगा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, या अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तब क्या कहिएगा, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है बाबू मेरे, 3 प्रकार की। पहला क्या है, पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको क्या करिए बाबू, आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए, और ये कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीन शॉट करके खूब बढ़िया से इसको लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, आगे देखेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था का विकास। बाबू आगे क्या देखेंगे हम लोग, अर्थव्यवस्था का विकास। अगला टॉपिक देखिए बाबू, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित 2 स्थितियों की विवेचना करेंगे। यानी बाबू, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम लोग 2 स्थितियों, यानी कौन स्थिति है, आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। यानी विवेचना का मतलब क्या हुआ, यानी हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। यानी इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफाइन करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे बाबू कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए हैं, अर्थव्यवस्था का विकास। तो हम लोग क्या देंगे, आखिर आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास, आखिर आर्थिक विकास क्या है। तो देखिए बाबू, अब आर्थिक विकास हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास क्या है। देखिए, आर्थिक विकास ऐसे ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है। मतलब कि बाबू देखिए, आर्थिक विकास क्या होता है, देखिए बाबू, अर्थशास्त्री किसे कहते हैं। अर्थशास्त्री का मतलब ये हो गया, जो अर्थशास्त्र के बारे में, जो अर्थशास्त्र हम लोग का क्या है, जो किताब है, जो बुक है, अर्थशास्त्र क्या है, जो सिलेबस है, उसके बारे में क्या कहते हैं, जो बहुत ज्यादा अध्ययन किए होंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्री। क्या बोलते हैं उनको बाबू, अर्थशास्त्री। तो अर्थशास्त्री से पूछा गया कि आर्थिक विकास का बताइए, आखिर आर्थिक विकास क्या है। तो क्या हुआ, उन्होंने आपस में क्या हुआ, आपस लेकर काफी मतभेद, यानी उन्होंने आपस में बहुत डिस्कस किए, यानी बहुत डिस्कस किया। यानी जितने भी बाबू क्या थे, जितने भी जो अर्थशास्त्री थे, वो आपस में, जैसे मान लीजिए, वो दूसरा बोल दिए कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं, वो दूसरा बोल दिया आर्थिक विकास किसे कहते हैं, वो दूसरा बोल दिया। मान लीजिए बाबू, एक ही अर्थशास्त्री नहीं ना है, बहुत सारे देश में अर्थशास्त्री है। तो सब लोग का मीटिंग हुआ, और उनसे पूछा गया कि आखिर हम लोग आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास को हम लोग को समझाइए कि आर्थिक विकास किसे कहेंगे। तो उन्होंने आपस में बहुत सारे क्या किए, जैसे नहीं होता है, आपस में मतलब डिस्कशन किए कि आखिर आर्थिक विकास किसे कहेंगे। उसके बाद से देखिए, एक उसके बाद से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। यानी कि बाबू, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आपको पता है कि अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र होते हैं, अभी हमने पहले टॉपिक में पढ़ा, दूसरे टॉपिक में पढ़ा कि अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। तो बाबू, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। यानी बाबू, आपसे कोई पूछे कि आर्थिक विकास क्या है, तो आप कहिएगा कि अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना आर्थिक विकास का उद्देश्य होता है। उसके बाद से देखिए बाबू, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार, यानी क्या थे, जो श्रीमती उर्सुला हिक्स जो थे, वो क्या थे बाबू, देखिए बाबू, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार, यानी बाबू जो ये श्रीमती उर्सुला हिक्स जो थे, ये क्या थे, और शास्त्री थे। क्या थे बाबू मेरे, और शास्त्री थे। उन्होंने क्या किया, आर्थिक विकास का क्या किया, परिभाषा दिया। उन्होंने बोला
कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। यानी कि बाबू देखिए, जो श्रीमती उर्सुला हिक्स जो थे वे क्या थे, अर्थशास्त्री से, और इन्होंने बताया कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। यानी बाबू विकसित देश का मतलब क्या हो गया, जो डेवलप कर गए, जो देश बहुत आगे चल गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित देश बोलते हैं। तो देखिए बाबू, विकसित देश क्या है, जैसे में अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ये सब क्या है, विकसित देश, यानी क्या है, ये सब डेवलप कर गए, यानी बहुत आगे बढ़ गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, विकसित देश। तो देखिए बाबू, जो 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 श्रीमती उर्सुला हिक्स जो थे, जो श्रीमती उर्सुला हिक्स जो थे, उन्होंने क्या बोला कि वृद्धि शब्द का प्रयोग हम किस देश के लिए करते हैं, जो विकसित देश को, जो क्या हो, जो विकसित देश हो। जैसे हम देखिए बाबू, मान लीजिए कोई विकसित देश है, जैसे क्या है बाबू, जो जैसे क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए बाबू क्या है, अमेरिका है, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, क्या है, अमेरिका है, और क्या है, रूस है, ये सब क्या है, विकसित देश है। तो देखिए बाबू, अगर जो इस देश में मान लीजिए ये देश और विकास करेगा, और विकास करेगा, तो हम क्या करेंगे कि इस देश में क्या हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है बाबू, आर्थिक का मतलब क्या होता है, यानी अंदरूनी, यानी क्या हो रही है, ये अंदर से और डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, आर्थिक वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, आर्थिक वृद्धि। यानी देखिए बाबू, कोई भी विकास, इनके कहने का मतलब यह था, जो श्रीमती उर्सुला हिग जो थे, इनके कहने का मतलब क्या था कि अगर ये कोई भी विकसित देश हो, कोई भी विकसित देश हो, उसमें अगर ये विकास हो, तो हम क्या कहेंगे, उस देश का आर्थिक वृद्धि हो रहा है, उस देश का क्या हो रहा है, आर्थिक वृद्धि हो रहा है। यानी वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए करेंगे हम लोग, विकसित देश के लिए बाबू मेरे, किस देश के लिए करेंगे हम लोग, विकसित देश के लिए। और विकसित देश क्या होगा बाबू मेरे, जैसे में जापान हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या है बाबू मेरे, ये सब क्या है, विकसित देश है। क्या है बाबू मेरे, विकसित देश। अब देखिए, अब हम जाएंगे, मान लीजिए वृद्धि शब्द, अब उन्होंने बताया कि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। यानी कि बाबू, हम लोग विकास शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए भारत क्या है, भारत है, पाकिस्तान, ये सब क्या है, विकासशील देश है, ये सब क्या है, विकासशील देश है। विकासशील देश का मतलब क्या हुआ, ये अब विकसित अभी हो रहा है बाबू मेरे, क्या हो रहा है, ये अभी अभी ये विकसित हो रहा है, यानी पूरा तरह से यह विकास नहीं हुआ। आपने देखा है ना बाबू, आपने देखा होगा फिल्म में, वीडियो में देखा होगा, अमेरिका का कुछ सीन होता है, या न्यूज में देखा होगा, या अभी यूट्यूब पे सर्च करिएगा, तो क्या होगा, हम लोग से उस सबका शहर बहुत साफ सुथरा एकदम पूरा नहीं होता है, क्वालिटी वगैरह शहर का, वहाँ पे जो आदमी रहते हैं बहुत सारे एडुकेटेड है, हम लोग से अमेरिका क्या है, बहुत ज्यादा आगे है। तो क्या हो गया, हम लोग अभी विकास कर रहे हैं, वो क्या हो गया, विकास, यानी वो विकसित हो गया। तो देखिए बाबू, यहाँ पे विकास शब्द का प्रयोग, यानी मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए भारत है, यानी क्या है, ये विकासशील देश है, यानी अभी क्या है, वो कर रहा है, या विकास कर रहा है। तो जो देखिए, जो अगर विकासशील देश में अगर ग्रोथ होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक विकास बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, आर्थिक हम लोग विकास बोलेंगे, उसको आर्थिक वृद्धि नहीं बोलेंगे, आर्थिक विकास बोलेंगे। यानी कि जो भारत में आर्थिक विकास हो रहा है, यानी कि जो भारत क्या हो रहा है, भारत विकास कर रहा है, अभी विकास कर रहा है, अभी विकास कर रहा है। जैसे हम देखिए बाबू, मान लीजिए आपने 10 रुपया के कोई पेन खरीदा, 10 रुपया क्या कर दिएगा बाबू, पेन खरीदा, और मान लीजिए आपने 20 रुपया में बेच दिया, आपका अभी एक, देखिए बाबू छोड़िए, यानी आप लोग बाबू समझ गए हैं कि विकास शब्द का प्रयोग किस देश के लिए होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था में होता है। और वृद्धि शब्द का प्रयोग किस देश में होता है बाबू, किस देश के लिए होता है, विकसित देशों के लिए होता है। अब देखिए बाबू, अगला पॉइंट है, इसको क्या करिएगा, सबको सबको पॉइंट बनाकर लिखिएगा। अगला क्या है पॉइंट, मेडिसिन नामक अर्थशास्त्री ने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। यानी कि बाबू देखिए, जो ये मेडिसिन क्या थे, ये मेडिसिन एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि अगर धनी देश में आय बढ़ेगा, आय का जो स्तर होगा वो बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। यानी क्या होता है, आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। यानी देखिए, धनी देशों में अगर आय का स्तर बढ़ेगा, तो अब किसका सूचक होता है, आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। देखिए, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। यानी कि बाबू, अगर निर्धन देशों में आय, निर्धन देशों, अगर ये निर्धन देश में आय बढ़ेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आर्थिक विकास का वह सूचक है। इसको भी पॉइंट बना लीजिएगा। अब देखिए बाबू, अब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, मौद्रिक विकास, यानी मौद्रिक विकास हमने पढ़ा था ना बाबू, यहाँ पे क्या पढ़ा था,
अर्थव्यवस्था के विकास में क्या पढ़ा था? अर्थव्यवस्था का विकास कितने प्रकार का होता है? दो दो स्थितियों में होता है। पहला आर्थिक विकास, दूसरा मौद्रिक विकास। यानी देखिए बाबू, आर्थिक विकास मतलब होगा जी अर्थव्यवस्था के विकास, यानी कोई भी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी मतलब अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था हो, कितने प्रकार से या वो किन देखिए बाबू, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था हो, वह दो कंडीशन में क्या होगा? विकास करेगा। पहला उसका आर्थिक विकास होना चाहिए और दूसरा मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास तो हमने पढ़ लिया, और दूसरा क्या होगा? मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास का मतलब क्या हुआ? जैसे हम रुपया पैसा का ये सब क्या होगा? लेन देन। लेन देन क्या होता है? यानी रुपया पैसा का हम जितना डिजिटल होते जाएंगे क्या होगा? यानी मौद्रिक विकास होता जाएगा। अब देखिए बाबू, अब हम पढ़ेंगे मौद्रिक विकास, यानी मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी। यानी क्या हुआ? मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी, यानी मौद्रिक विकास कैसे हो उसी की कहानी पढ़ेंगे। देखिए बाबू, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको बाबू पॉइंट बना लीजिएगा। उसके बाद से लिखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए बाबू, ये सब क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? देखिए बाबू, वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी वस्तु से क्या हुआ? हम मान लीजिए बाबू, हमने बोला आपसे ये पेन ले लीजिए, और हमको 20, ये क्या पेन 20 रुपया का है और आपके पास 20 रुपया कॉपी है, तो हम बोलेंगे एक काम करिए, ये पेन आप ले लीजिए और बुक हमको दीजिए। और जैसे मान लीजिए बाबू, क्या है? ये 20 रुपया का पेन है और आपके पास क्या है? 20 रुपया कॉपी है। तो हम क्या करेंगे? आपने बोला कि सर 20, ये पेन हमको दीजिए और कॉपी ले लीजिए, तो हमने क्या कर लिया? अदला बदली कर लिया। उसी क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि पहले के जमाने में क्या होता था? वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली उसी को बोलते हैं। देखिए बाबू, एग्जाम में अगर आ जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो आप क्या कहिएगा? वस्तु के वस्तु का लेन देन। दूसरा क्या है? मौद्रिक प्रणाली। यानी मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो मौद्रिक प्रणाली मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय, यानी मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय क्या कहलाता है बाबू? मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। और तीसरा क्या है बाबू? बैंकिंग प्रणाली। तीसरा क्या है? बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली बैंक के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन, यानी कि बैंकिंग प्रणाली क्या है? बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय क्रिया का संपादन। देखिए चौथा क्या है बाबू? कोर बैंकिंग प्रणाली। ये सब क्या है? एग्जाम में पूछ सकता है कि बैंकिंग प्रणाली क्या है, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। तो देखिए बाबू, चौथा क्या है? कोर बैंकिंग प्रणाली। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसों का लेन देन करता है, तो बैंक की इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अब देखिए एटीएम प्रणाली, आप लोगों को सबके घर में तो बाबू एटीएम होगा, आप लोग भली भांति जानते हैं। देखिए एटीएम प्रणाली किसे कहते हैं? प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कोई भी तथा किसी समय निर्धारित बैंकों के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा। यानी कि बाबू एटीएम प्रणाली क्या है? तो आप कहिएगा प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कोई भी तथा किसी समय निर्धारित बैंकों के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा। यानी कि बाबू एटीएम क्या होता है? एटीएम प्लास्टिक क्या होता है? उससे कुछ अंक होता है, अंक होता है, तो उसी अंक के जो हम लोग पासवर्ड बोलते हैं, तो उसी पासवर्ड के आधार पर हम लोग कहीं भी किसी बैंक से पैसा निकालते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटीएम प्रणाली बोलते हैं। अब देखिए बाबू डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करना है। यानी बाबू डेबिट कार्ड क्या होता है? बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का कार्ड, यानी बैंक द्वारा एक जारी होता है प्लास्टिक कार्ड, हमको ग्राहक को दिया जाता है, जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि का उपयोग करना है। यानी मान लीजिए क्या करता है? बैंक एक प्लास्टिक का कार्ड बनाकर दे देता है, तो क्या करेगा? उसी कार्ड की सहायता से जो धारक होगा, यानी जो ग्राहक होगा, पैसा बैंक में पैसा जमा किया होगा, उसी कार्ड के सहायता से क्या कर सकता है? वो अपनी जमा राशि को बैंक से निकाल सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड बोलते हैं। जो प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिस प्लास्टिक कार्ड से जो ग्राहक पैसा बैंक में जमा किया होता है, उसकी सहायता से जो निकालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड बोलते हैं। अब देखिए क्रेडिट कार्ड क्या है? बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसा प्राप्त कर लेना है। यानी देखिए बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसा प्राप्त कर लेना है। यानी क्रेडिट कार्ड भी क्या है? बैंक द्वारा एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? जो ग्राहक होता है, वो जो बैंक में पैसा जमा किया होता है, वो क्या करता है? निकाल लेता है। देखिए बाबू, ये क्या है? ये सब मेन इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई भी क्या एग्जाम में आ सकता है। इसको क्या करेगा? आप नोट्स बढ़िया से बनाइएगा, इसको याद करिएगा। अब देखिए समावेशी विकास, अब क्या करेंगे? इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी समावेशी विकास क्या? देखिए बाबू,
आर्थिक विकास से जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से छूटा नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। यानी कि बाबू अगर एग्जाम में आ जाए कि समावेशी विकास किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा बाबू? आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से छूटा नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। मतलब कि बाबू देखिए, ऐसा विकास जो हम जितने भी हमारे देश में मनुष्य हैं, जितने भी क्या है, हम लोग जितने भी मनुष्य हैं, सबका विकास हो जाए। क्या हो जाए बाबू? सब क्षेत्र का, जैसे कृषि क्षेत्र में हो जाए, उद्योग क्षेत्र में हो जाए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में भी हो जाए, द्वितीय क्षेत्र में भी हो जाए, तृतीय क्षेत्र में भी विकास हो जाए एक ही साथ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? समावेशी विकास। इसको भी हम लोग क्या करिएगा, इसको भी, ये सब क्या है, ये सब VVI, इसलिए हमने क्या किया, एनसीईआरटी में जितने भी VVI थ्योरी थे, यानी हम लोग को उस चैप्टर में जितने भी पढ़ा था उसको क्या करें, हमने नोट्स के तरह तैयार कर लिया, जिससे बाबू आप लोग को पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। देखिए बाबू, यहाँ पे एक और पॉइंट है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन के दिया था। देखिए बाबू, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जब बाबू एग्जाम में पूछे कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप क्या कहिएगा? भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन के दिया जाता है, या नियोजन को दिया जाता है। अब देखिए, अगला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? सतत विकास। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे? सतत विकास। देखिए, ऐसा विकास जो लंबे समय तक जारी रहे तथा टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कि बाबू आपसे कोई पूछे कि सतत विकास क्या है, तो आप कहिएगा ऐसा विकास जो लंबे समय तक जारी रहे तथा टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी ऐसा विकास जो हमेशा जारी रहे और टिकाऊ बना रहे, और सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग हाँ, तो चलिए बाबू, अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, भारत में योजना आयोग। यानी भारत में योजना आयोग क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका कार्य क्या है। देखिए बाबू, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। यानी कि बाबू, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। आयोग के प्रधान अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि जो यह आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी इसके मालिक कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। सामान्यतः कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होती है, जिसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्य होते हैं। यानी कि बाबू देखिए, ये जो भारत में योजना आयोग है, योजना आयोग के कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य। यह भी याद रखिएगा। और इसका कब गठन हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और इसके प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। 3 बाबू इसमें कौन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी याद रखें। अब देखिए बाबू, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? देखिए बाबू, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। बाबू मेरे, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो आप बोलिएगा 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अब देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष, इसके प्रधान सदस्य होते। देखिए बाबू, यहाँ पे ये जो है ना 2 बार हो गया, 2 बार यहाँ पे क्या हो रिपीट हो गया इसके। ठीक है बाबू, अगर आपसे पूछे कि इसके प्रधान सदस्य कौन होते हैं, तो आप कहिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं। यानी इसमें मालिक कौन होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके मालिक, राष्ट्रीय विकास परिषद के मालिक या सदस्य होते हैं। अब देखिए बाबू, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है। बाबू मेरे, जो पंचवर्षीय योजना होती है ना, पंचवर्षीय योजना का यानी कोई भी योजना वो 5 वर्षों के लिए होती है, वो योजना कौन बनाता है? योजना आयोग। जो हम लोग पढ़े हैं इससे पिछले टॉपिक, जो भारत में योजना आयोग, अगर आपसे पूछ दे कोई भी कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य कौन आयोग करता है, तो आप क्या कहिएगा? योजना आयोग। कौन आयोग करता है बाबू मेरे? योजना आयोग करता है। और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होता है। यानी कि देखिए बाबू, अगर हमारे देश में पंचवर्षीय योजना बनाना है तो कौन आयोग बनाएगी? योजना आयोग। कौन आयोग बनाएगी बाबू? योजना आयोग। और उसको पास कौन करेगी, माने उसको
इनको जैसा नहीं होता, जैसे पास करते हैं तो पास कौन करेगी, राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी वो कब मतलब जो भी पंचवर्षीय योजना बनेगा तो कौन, योजना आयोग तो बना दी, लेकिन उसको पारित कौन करेगा, देश में लागू कौन करेगा बाबू, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको भी याद रखिए। देखिए बाबू, उसके बाद से भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना हुआ है। और जब बाबू आपसे कोई पूछे कि भारत में कितने अब तक पंचवर्षीय योजना हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा बाबू 12 अब तक पंचवर्षीय योजना हुआ है। इसको भी बाबू, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पे है राष्ट्रीय आय, यानी नेशनल इनकम किसे कहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए बाबू, और जब आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो यहाँ पे सीधा बोलिएगा, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि बाबू देखिए, किसी देश में एक वर्ष में जितना वस्तु उत्पादन होगा ना, और उस सभी को जो मतलब खरीद बिक्री होगा सेवाओं का, पूरा उसके पूरे मूल्य को जोड़ देंगे तो वो क्या कहेगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। यानी देखिए बाबू, आपके एग्जाम में आ सकता है राष्ट्रीय आय क्या कहेंगे, तो आप लिखिएगा, या राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं बाबू, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। यानी कि बाबू, आप लोग हमने हमने अभी पिछले टॉपिक में बताया कि विकसित देश कौन से हैं बाबू, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, ये सब क्या विकसित देश है। तो यहाँ पे कहेंगे जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। वह देश, यहाँ पे बाबू और आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा बाबू, और यहाँ पे क्या रहेगा, अविकसित। तो वहां पे सीधा सीधा मतलब है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश बाबू मेरे क्या कहलाता है, विकसित देश। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश क्या कहलाता है, अविकसित देश कहलाता है। अब देखिए बाबू, हम लोग जानेंगे प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एक देश का हमको प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो क्या करेंगे, उस देश का राष्ट्रीय आय में उस देश की जितनी भी जनसंख्या है उसको हम लोग भाग कर देंगे, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। इसको बाबू आप लोग याद रखिए। अब देखिए, यहाँ पे पॉइंट है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए, यहाँ पे माप हो गया, माप होगा, यहाँ पे बाबू क्या हो, माप की जगह पे क्या कर लीजिएगा, माप। आर्थिक आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। देखिए बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके एग्जाम में आ जाए कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक क्या है, तो आप लोग क्या कहिएगा, प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए, अगला पॉइंट है, प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की क्या होती है, औसत आय होती है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत का औसत आय क्या है, मतलब क्या, वो भारत का प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है। अब देखिए, हम लोग देखेंगे मानव विकास सूचकांक, यानी मानव विकास सूचकांक क्या है। देखिए बाबू, इस सूचकांक के द्वारा किसी देश की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति तथा जीवन आशा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। यानी कि इस सूचकांक के द्वारा किसी देश की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, माने उसका क्या है, उसका शिक्षा का स्तर उस देश में क्या है, स्वास्थ्य स्थिति मतलब उस देश में जो लोग हैं वो स्वस्थ हैं कि नहीं, तथा जीवन आशा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। अब देखिए बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये टॉपिक खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक चलिए बाबू। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बाबू, इस टॉपिक में बिहार के पीछेपन का कारण, अब क्या देखेंगे हम लोग, बिहार के पीछेपन का कारण। देखिए बाबू, इस टॉपिक में थोड़ा ये क्या हो गया, ये जो पीछेपन का कारण है वो मिस प्रिंटिंग हो गई, यानी ये गलत प्रिंटिंग हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिख दिया। देखिए बाबू, हम लोग अब जानेंगे कि आखिर हमारा जो बिहार है आखिर किन किन कारणों से यह पीछा है, यानी कि पीछे है। देखिए बाबू, पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बाबू, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि हमारे बिहार में क्या पूरे देश में जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। दूसरा क्या है, आधारिक संरचना का अभाव। दूसरा क्या है बाबू, आधारिक संरचना का अभाव, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि, ये सब क्या है, आधारिक संरचना है। देखिए, कृषि पर निर्भरता, यानी आपको पता है बाबू, हमारे बिहार में कम से कम 50 से अधिक % लोग क्या करते हैं, कृषि पर ही निर्भर है, यानी उनका घर जो चलेगा कृषि पर ही चलेगा। और चौथा बाबू मेरे कारण है बाढ़ तथा सूखा क्षति। बाबू, आप लोग बिहार से अगर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे बिहार में कितना बाढ़ आते हैं, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा से क्या होता है, गेहूं ही नहीं होता, मतलब कभी बाढ़ आ जाता है, कभी
सूखा आता है, जिससे क्या होता है फसल हमारे बर्बाद होता है। और बाबू छठा कारण है औद्योगिक औद्योगिक पिछड़ापन। यानी बाबू आप लोग देखिए, अगर आप अगर जी बाबू आप लोग अपने आस-पास देखते होंगे, आप लोग को पता है, आप लोग के आस-पास यानी आपके शहर में कोई फैक्ट्री है? नहीं ना है, हम लोग बहुत पीछे हैं, औद्योगिक के मामले में बहुत हम लोग पीछे हैं। और 7वां कारण बाबू गरीबी, यानी बिहार में गरीबी यानी नहीं होता है, पूरा गरीबी बिहार को जकड़ लिया। गरीबी क्या-क्या है बाबू? बिहार को जकड़ लिया। अब 8वां है क्या है? खराब विधि व्यवस्था, यानी बिहार में हमारी क्या है? खराब विधि व्यवस्था है। और 9वां क्या है बाबू लास्ट नंबर? कुशल प्रशासन का अभाव, यानी कि आपको पता है, अब हम क्या बताएं प्रशासन के बारे में, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है बाबू, ये कौन सा 3 3 6 7 8, यही 7 8 कारण है प्रमुख। क्या है ये प्रमुख कारण? कारण और भी है, लेकिन 8 ये प्रमुख कारण है जिनकी वजह से हमारा बिहार आज क्या है? पिछड़ा है। देखिए बाबू, अगर एग्जाम में आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या है, बहुत वीवीआई, अगर आपसे पूछे कि बिहार के पीछेपन का कारण बताए, तो क्या करिएगा? लिखिएगा बिहार के पीछेपन का कारण निम्नलिखित है। और ये क्या करिएगा? 9 जो है ना, 9 इसको 9 को क्या करिएगा बाबू मेरे? ये कितना है? 3 3 6 7 8 को क्या करिएगा आप लोग क्या करिएगा एग्जाम में लिख दीजिएगा। अब देखिए, हमने तो देख लिया कि बिहार के पीछेपन का कारण। अब हम देखेंगे बिहार के पीछेपन को दूर करने का उपाय। अब हम लोग क्या देखेंगे बाबू? बिहार के पीछेपन को दूर करने का उपाय। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या है? जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेंगे तो क्या होगा? कम जनसंख्या होगा, जिससे क्या होगा? सभी लोग शिक्षित होंगे और सभी लोग का क्या होगा? और देश हमारा क्या होगा? ग्रोथ करेगा। उसके बाद कृषि का तेजी से विकास, यानी कृषि का तेजी से विकास करके हम लोग क्या करते हैं? बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण, मान लीजिए बाबू अगर हमने बाढ़ पर नियंत्रण कर लिया, तो जो हम लोग फसल उगाएंगे तो वो बर्बाद होगा नहीं ना होगा, जिससे क्या होगा? हम लोग धीरे धीरे धनिक होंगे। आधारिक संरचना का विकास, मान लीजिए बाबू हमारे बिहार में आधारिक संरचना का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गए, ये क्या है? ये सब आधारिक संरचना है। मान लीजिए बाबू हमारे बिहार में कॉलेज बढ़िया बन जाए, हॉस्पिटल बढ़िया बन जाए, तो क्या होगा? हमारे विकास होगा ना, हम लोग हमारे बच्चे पढ़ेंगे और हॉस्पिटल में बढ़िया से बढ़िया क्या होगा? बढ़िया से बढ़िया क्या होगा बाबू? स्वास्थ्य स्वास्थ्य चेकअप होगा, दवा बढ़िया से बढ़िया मिलेगा, जिससे कोई भी आदमी हो बीमार नहीं होगा। कोई बीमार भी हो गया तो उसको क्या होगा? दवा से ठीक कर दिया जाएगा। उद्योगों का विकास, मान लीजिए हमारे बिहार में फैक्ट्री लग जाए तो क्या होगा? जिस एरिया में बाबू आप लोग देखे हैं, जिस एरिया में फैक्ट्री लग जाए उस एरिया क्या होता है? डेवलप होता है, यानी कि गांव के आसपास जितने भी लोग हैं उन लोग क्या मिल जाता है? जम मिल जाता है। गरीबी दूर करना, यानी हम लोग बिहार में अगर गरीबी दूर कर दे तो क्या होगा? बिहार आगे बढ़ जाएगा। शांति व्यवस्था की स्थापना, यानी मान लीजिए बाबू अगर हम लोग बिहार में शांति बना कर रखे, सभी लोग क्या करें? आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, ये भी क्या है? बिहार के पीछेपन दूर करने में ये भी बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाएगा। स्वस्थ तथा ईमानदार प्रशासन, स्वस्थ तथा ईमानदार प्रशासन, मान लीजिए बाबू और जो हमारा प्रशासन है, कोई भी मान लीजिए आप लोग देखते हैं किसी से भी केस हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो क्या होता है? केस कई महीने तक चलता है, थाना पे जाएगा आदमी, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, जल्दी केस सुनवाई नहीं हो पाता। अगर जो प्रशासन में स्वस्थ स्वस्थ तथा ईमानदार प्रशासन अगर ईमानदार हो जाए तो क्या होगा? बिहार का विकास बहुत तेजी से होने लगेगा। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, यानी केंद्र सरकार जो है उससे हम लोग अधिक मात्रा में संसाधन की मांग करेंगे। केंद्र से हमको अधिक मात्रा में संसाधन मिल जाए तो बिहार के पीछेपन को हम लोग दूर कर सकते हैं। देखिए बाबा, एग्जाम में अगर आपको आ जाए कि बिहार के पीछेपन को दूर करने का कारण बताए या उपाय बताए, तो क्या करिएगा? जितना भी हमने लिखा है इसको क्या करिएगा? पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा। अब देखिए बाबू, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कृषि जनित उद्योग, यानी कृषि जनित उद्योग क्या है? देखिए बाबू, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन का मतलब क्या हो गया? यानी जो भी मतलब हम लोग कृषि से उत्पादन है, जैसे में अनाज आता है, सब्जी आता है, वो सब क्या है? कृषि उत्पादन होते हैं। अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे आम से अचार बनना, टमाटर से टमाटर और सॉस बनना। मान लीजिए बाबू हमको अचार बनाना है, अचार क्या है? कृषि जनित उद्योग है। यानी मान लीजिए हमको आम से ना बाबू अचार बनेगा, अचार कहाँ किससे बनेगा? आम से। और आम कहाँ से आएगा? पेड़ से। और पेड़ कैसे होगा? जब हम उसको रोपेंगे। यानी कृषि जनित उद्योग क्या होगा? जैसे आम से अचार बने, टमाटर से टमाटर सॉस बना आदि। अगर जब बाबू ये भी एग्जाम में आ जाए कृषि जनित उद्योग क्या है, तो आप लिखिएगा ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। देखिए बाबू, अब हम लोग अगला टॉपिक बाबू हम लोग देखेंगे गरीबी रेखा। अगला टॉपिक क्या देखेंगे बाबू? हम लोग गरीबी रेखा। आखिर गरीबी रेखा क्या है? देखिए बाबू,
गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। कैलोरी बाबू क्या है, आपको पता है ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का SI मैटर कैलोरी होता है। तो गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है, यानी अगर आप एग्जाम में आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि गरीबी रेखा किस मापदंड पर आधारित है, बाबू क्या कहिएगा, कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण यहाँ पे बाबू सौ नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इस रेखा से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। इसे संक्षिप्त में बीपीएल, यहाँ पे बाबू क्या होगा, बीपीएल लिख लीजिएगा, या इसे संक्षिप्त में बीपीएल भी कहा जाता है। यानी कि बाबू देखिए कैलोरी क्या होता है, यानी हमारे ऊर्जा, यानी स्वस्थ मनुष्य को, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में कम से कम 2400 कैलोरी एनर्जी लेना चाहिए। तो बाबू एनर्जी कहाँ से मिलेगा हमको, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। अब फूड कहाँ से आएगा, जो मेरे पास पैसा होगा, तो जब हमको पैसा होगा तो हम अधिक कैलोरी लेंगे, और जब पैसा कम होगा तो क्या करेंगे, कम कैलोरी लेंगे। तो वही बोले ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति या जिसके घर में कोई भी व्यक्ति हो वो 2400 कैलोरी कम से कम एक दिन में एनर्जी ले रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, गरीबी रेखा से ऊपर रखेंगे, यानी वो गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्रों में अगर कोई भी व्यक्ति 2100 कैलोरी से नीचे ले रहा है, यानी 2100 कैलोरी से नीचे अगर जब वो एक दिन में एनर्जी ले रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे कि वो गरीबी रेखा में है। अगर जब वो आ जाएगी गरीबी रेखा क्या है, तो इसको आप क्या करिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा। अब देखिए बाबू हम लोग जानेंगे नरेगा। अब क्या जानेंगे बाबू हम लोग, नरेगा। देखिए नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की राष्ट्रीय योजना है। बाबू अगर आपसे पूछ दे कि नरेगा क्या है, तो आप कहिएगा नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की राष्ट्रीय योजना है, यानी जो ग्रामीण में जो गांव के लोग हैं उनको रोजगार देने की क्या है, ये राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में, यानी यहाँ पे बाबू 1 लिख लीजिएगा, एक साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। यानी बाबू देखिए जो नरेगा है इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कम से कम साल में 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित। देखिए बाबू कहने का मतलब इसका यह है कि जो नरेगा है ना वो ग्रामीण रोजगार देने की राष्ट्रीय योजना है, यानी जो गांव के जो बेरोजगार हैं उनको यह क्या है, जो गांव के जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की क्या है, यह एक योजना राष्ट्रीय योजना है। ये क्या है, राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत मान लीजिए बाबू कोई आदमी हो, उसको क्या बोले जॉब नहीं मिले, वो बैठा हुआ है, तो इस योजना के अंतर्गत उसको कम से कम साल में कम से कम 3 महीना, यानी 100 दिन मान लीजिए, लगभग 3 महीना उसको रोजगार देने की व्यवस्था। मतलब यह जो है ना, इस योजना के द्वारा कोई भी बेरोजगार आदमी क्या कर सकता है, कम से कम एक साल में 3 मंथ काम कर सकता है। इसके लिए क्या है, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया गया, यानी मान लीजिए जो इस जो इस व्यवस्था के द्वारा नरेगा के द्वारा काम करेगा, उसका क्या है, एक कम से कम एक उसका एक सैलरी, यानी न्यूनतम मजदूरी का मतलब क्या हुआ, कम से कम उसका एक सैलरी निर्धारित किया गया है कि हाँ इसको इतना रुपया देना है। अब देखिए बाबू, अब एक पॉइंट यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यानी जो आपको पता होगा कि पूर्व राष्ट्रपति यानी एपीजे कलाम अब्दुल को आप लोग सब जानते होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो वो क्या थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने बोला था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव है। यानी कि बाबू जब तक हम बिहार का विकास नहीं कर सकते तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। तो चलिए बाबू हमने जितने भी टॉपिक हम लोग क्या किया, बारी बारी से सबको क्या कर लिया, यहाँ तक कवर कर लिया। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, एनसीईआरटी के किताब का संपूर्ण प्रश्नावली हल। यानी कि बाबू अब हमने क्या कर लिया, जो जो भी मतलब एनसीईआरटी चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट बात थी उस चैप्टर में हमने क्या कर लिया, सबको पढ़ लिया। अब हम आगे देखें एनसीईआरटी में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए क्वेश्चन दिए हुए उसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे। तो चलिए बाबू हम वीडियो यहीं पर खत्म कर सकते हैं, और कल के वीडियो में हम इस चैप्टर का एनसीईआरटी का जो चैप्टर है अर्थव्यवस्था का चैप्टर 1, इसका हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ये बाबू कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। देखिए बाबू कल से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ही नोट सभी सब्जेक्ट का आएगा। कल 2-3 दिन बाद क्या आएगा, 2-3 दिन बाद बाबू मैथ का भी आएगा ऐसे ही नोट्स, और साइंस का भी आएगा। साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ऑल सब्जेक्ट का आपको ऐसे ही नोट्स बनाकर दिया जाएगा। और उसमें एनसीईआरटी के आपके जो बुक है क्लास 10 का एनसीईआरटी, तो उसके जो भी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव है उसका सोल्यूशन भी कराया जाएगा हमारे बाबू। अगर जी आपको देखिए, अगर जी आपको
ऐसे ही साइंस मैथ पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल वीडियो हम लाएंगे, और कल बाबू कल का वीडियो मत देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम लोग क्या करेंगे, जो ये चैप्टर 1 पढ़े हैं इसका हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव है उस सबको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। चलिए वो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करिए, जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको पढ़िए, और कोई भी आपके आसपास जो कमजोर बच्चा हो उसके पास वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी पढ़े। तो चलिए वो मिलते हैं अगले वीडियो में।